औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाबे वाला आज जो है वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 जो है उसका आखिरी यानी कि लास्ट एरिया देखेंगे कि आपने रिपोर्ट को लिखना किस तरीके से है। वैसे तो बातें तो सारी वही हैं जिस तरीके से आपने लेटर में पढ़ी थी, लेकिन चलें जी, ड्यूटी है जी, पूरी करते हैं इंशाल्लाह। राइटिंग द रिपोर्ट, राइटिंग अ रिपोर्ट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, data collected and organized, research conducted, and then using the same to argue logically and reach conclusions or recommendations। अच्छा जनाब, पहली दो लाइनों के अंदर वो कहता है कि अगर आपने रिपोर्ट लिखनी है तो रिपोर्ट लिखने से पहले आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, यानी कि डाटा कलेक्ट करना है, उसको तरतीब देना है। ठीक है जी, ए टू जेड लिखना है या जेड टू ए लिखना है या ई टू जेड लिखना है, जैसे भी लिखना है वो आपकी मर्जी है। रिसर्च आपने जो कंडक्ट की, एंड देन यूजिंग द सेम टू आर्गू लॉजिकली, और फिर आप अपने दलाइल देते हैं। ठीक है जी, डाटा इकट्ठा किया आपने, रिसर्च की, उसके बाद आप उन्हें लॉजिकली जो है ना यानी कि तरतीब वाइज दलाइल देते हैं और कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस यानी कि सजेशंस की तरफ जाते हैं। ये तो है सिंपल, वो बता रहा है यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक। सबसे पहले आपने डाटा कलेक्ट किया, फिर रिसर्च की, फिर आपने अपने दलाइल दिए, उसके बाद आपने उन दलाइल की बुनियाद पर आप कंक्लूजन्स की तरफ गए, फिर आपने रिकमेंडेशंस यानी कि सजेशंस दी कि भाईजान जो है ना हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, सिंपल। ठीक है जी, तो ये है रिकमेंडेशंस या सजेशंस। Following are the questions which all need answering in order to effectively plan for writing reports। Simple, अगर आप उसकी सारी बाकी बात को छोड़ दें तो वो कहता है कि अगर आपने अपनी रिपोर्ट को अफेक्टिव बनाना है तो आपको इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यानी कि रिपोर्ट लिखनी चाहिए। यानी कि अगले के ये तमाम क्वेश्चंस होते हैं हर रिपोर्ट पढ़ने वाले के, तो आपकी रिपोर्ट इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे रही हो। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स, मकासद क्या है। नंबर 2 पे व्हाट इज द रिपोर्ट मीन टू बी अबाउट। बात वही है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या रिपोर्ट किस लिए लिख रहे हो भाई साहब। वेयर विल यू फाइंड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, कि आपने काम की इंफॉर्मेशन कौन सी जगह पे लिखी हुई है, आया के कंक्लूजन के अंदर, आया के रिकमेंडेशंस के अंदर, या इंट्रोडक्शन के अंदर। वेयर इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द मेन इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि असल बात जो है आप करना चाहते हैं, क्योंकि आएँ बाएँ शाएँ तो होती है, ये जब भी आप लिख रहे होते हैं तो मेन बात फिर आप कौन से पैरा में लिखी है ये भी आपने बताना है। वो कहाँ पे पता चलेगा, टाइटल कवर या जो चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी थी। ठीक है जी, अगर आप अपने बैक वाले लेक्चर में जाके सुने या आपने अपनी बुक का वो पेज जाके पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वेयर हु इज़ गोइंग टू रीड द रिपोर्ट, यानी कि आप रिपोर्ट लिख किसे रहे हो। मतलब एक होता है सेंडर, एक होता है सेंडी। सेंडर होता है भेजने वाला, सेंडी होता है जिसको भेजी जा रही है यानी कि रीडर। लेट्स से ए जो है उसने रिपोर्ट भेजी जेड को, तो अब पढ़ने वाला कौन है, जेड है। ठीक है जी, भेजने वाला कौन है, ए है। हाउ लॉन्ग शुड द रिपोर्ट भी, यानी कि कितने पेजेस की होनी चाहिए। लेट से 1 2 3 4। इफ देयर इज अ फॉर्मेट देन यू हैव टू यूज दैट फॉर्मेट। ठीक है जी, अगर लेट से आप कहते हो कि 3 पेजेस का आपकी कंपनी की पॉलिसी है, फॉर्मेट है, देन यू हैव टू यूज दैट 3 पेजेस। ठीक है जी, तो अगर आप नॉर्मल है तो नॉर्मल में रिपोर्ट वैसे 2 पेजेस तक तो चली जाती है, लेकिन डिपेंड करता है ना जी कि रिपोर्ट की लेंथ और किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है। तो हो सकता है 50 पेजेस की भी हो, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर कोई इश्यूज़ हैं। ठीक है जी, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और केसेस पे। उसके बाद है जी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइट, लिखने में कितना टाइम लगेगा। व्हाट डू आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से क्या जानता हूँ। ठीक है जी, आपको यानी कि ये रिपोर्ट लिखने से पहले वो कहता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके जहन में हों ताकि आपकी रिपोर्ट अफेक्टिव बन सके, ताकि दूसरा उसमें इंटरेस्ट ले और उसको पढ़े और उसका कोई ना कोई फल हासिल हो। सबर का फल मीठा। उसके बाद जी, दीज क्वेश्चंस आर क्रिटिकल, ये क्वेश्चंस वो कहता है कि मतलब अहम हैं। ठीक है, थोड़े मुश्किल हैं, अहम हैं। बिकॉज इफ देयर इज एम्बिग्विटी एट द इनिशियल रिपोर्ट कमीशनिंग
stage, then the client is likely to reject the report as not meeting their expectations. वो कहता है कि अगर ambiguity होगी इन questions में, यानी कि ambiguity का मतलब होता है ये वाजे ना हो, ठीक है जी। अब आप उसको कोई वाजे टाइम नहीं दे रहे, लेट से, ठीक है जी, कि ये आप कहते हो नॉर्मल में 3 से हो सकता है 10 या 12 घंटे लग जाएं या 12 दिन लग जाएं, इस तरीके, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। लेट्स से इफ यू से टू हिम दैट इट विल टेक ओनली 7 days और 7 hours, देन इट इज नॉट एम्बिग्विटी, ठीक है जी। तो ये अब क्लियर है, यानी कि आपने बता दिया कि भाई 7 hours, मिसाल दे रहा हूँ एक ही, वो तो आप अपने ज़हन में वैसे सोच रहे होंगे, वो कहना ये चाह रहा है कि जिसको आपने लिखी, जो रीडर है, अगर उसको आपकी बात समझ ना आई, ठीक है जी, इफ़ यू आर फेल टू एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव देन द रीडर विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर रिपोर्ट, ठीक है जी। और वो हो सकता है कि अगर आप जो है ना वो रिपोर्ट लिखते हैं और अगले के पल्ले ही नहीं पड़ती कि भाई आपकी रिपोर्ट का मकसद क्या है, तो वो जाहिर सी बात है उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा, क्योंकि ये उनकी एक्सपेक्टेशन से नहीं मिल रही, अगले को समझ ही नहीं आएगी, तो वो रद्दी की टोकरी में ही फेंकेगा, रिकॉर्डलेस ऑफ हाउ गुड द रिपोर्ट माइट बी, ठीक है जी। जितनी मर्जी अच्छी रिपोर्ट हो, अगर एम्बिग्विटी है, अगले को चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो फेंक देगा, उसको नहीं पड़ेगा, और जाहिर सी बात है आपकी बात नहीं बन पाएगी। The process of writing a report will initiate with asking relevant questions. The process of writing a report, ठीक है जी, the process of writing a report will initiate, start होगा with asking relevant questions, ठीक है जी। अच्छा, जो दैट विल इवेंचुअली प्रॉम्प्ट अदर रिलेटेड थॉट्स क्रिएटिंग अ स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अब आपने करना क्या है जनाब, आपने करना ये है, वो कहता है कि जो आपसे बातें पूछी गई हैं, लेट से आपसे एक मरी सानिया के ऊपर जो है ना वो रिपोर्ट कंडक्ट की गई थी, तो आपने यानी कि स्टार्ट इस तरीके से लेना है कि उनका रेफरेंस देते हुए कि ये इशू था, यानी कि बैकग्राउंड बताते हुए कि ये इशू था, वहाँ से आपने फिर आगे स्टार्ट करना है कि हमारी इसके ऊपर ये रिसर्च थी और हमने ये फाइंड किया, वट एवर, ठीक है जी। तो कोई इतना वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ से कोई MCQs आए, तो लेकिन चलें जी। उसके बाद है आइडेंटिफाई पर्पस, ऑडियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। पर्पस यानी कि लिखने का मकसद, ऑडियंस जैसा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप, इसमें मैंने काफ़ी टाइम लगाया था, यानी कि जिसको आप रिपोर्ट भेज रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडियंस का मतलब है कि आप देखें कि उस बंदे का, यानी कि अगर तंज में आप ना लें जनाब, मैं माजरत खा हूँ, तो अगले का कैलिबर चेक करना कि उस बंदे का कैलिबर क्या है, कि वो किस लेवल ऑफ स्पेल को, किस लेवल ऑफ ग्रामर को, किस लेवल ऑफ इंग्लिश को वो समझ सकता है, ठीक है जी। उस बंदे की यानी कि तालीम क्या है, वो बंदा आया कि अरबी में समझ सकता है, उर्दू में समझ सकता है, इंग्लिश में समझ सकता है, ठीक है, कौन सी ज़ुबान को इजीली समझ सकता है, ये चीज़ देखनी है। उस बंदे का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, आया कि वो PhD स्कॉलर है, आया कि वो मैट्रिक पास है, क्योंकि मोस्ट जो टॉप ऑफ द बिजनेस मैंस हैं वो अंगूठा छाप ही हैं, ठीक है, वो कम लोग ही हैं जो पढ़े हुए हैं। तो चलें, वो तो एक अलग बहस है। बहरहाल बात ये है कि अगर वो जो भी उसका एक आपको उसकी प्रोफाइल लगती है, जो आप चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा था प्रोफाइल के फैक्टर्स को, तो उसके मुताबिक रिपोर्ट लिखनी चाहिए। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से लिखते हो, ये चीज़ें। डिफाइनिंग अ पर्पस, ऑडियंस एंड कॉन्टेक्स्ट मीन्स डिटर्मिनिंग द डिजायर्ड आउटकम टू बी परफॉर्म्ड बाय द टारगेट। वो कहता है कि अगर आप इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो ना असल में, तो उसका असल मतलब ही उसका ये है कि आप जो है ना अपना काम निकलवा रहे हो उस बंदे से जो पढ़ने वाला है, जिसको मिसाल के तौर पे ई ने जेड को रिपोर्ट लिखी, ई का मकसद था कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, ठीक है जी, वो राइज वाले हमें दे दें, ठीक है जी। तो अगर ई ने जो है ना वो राइज वालों को रिपोर्ट लिखी है, लेट्स से कंसल्टेंसी का काम है इनका, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जी हम कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, और इन्होंने रिपोर्ट लिखी कंसल्टेंसी के हवाले से, बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से राइज को, ई कंपनी ने, ठीक है जी। तो अब अगर अगर इन्होंने राइज वालों को सही तरीके से पर्पस समझा दिया,
इनको पता चल गया कि राइज़ वाले किस तरीके से रिपोर्ट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और कैसा कॉन्टेक्स्ट राइज़ वालों के लिए यूज़ करना है, तो अल्टीमेटली राइज़ वाले जो है वो इनको कंस्ट्रक्शन का काम दे देंगे। ठीक है, तो वो कह यही रहा है कि डिटर्मिनिंग द डिज़ायर्ड आउटकम टू बी परफॉर्म्ड बाय टारगेट, यानी कि राइज़ वाले जो है ना, राइज़ वालों से ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम अपनी मर्ज़ी का, यानी कि काम ये जो ये चाह रहा है कि ये काम मुझे मिले, ये राइज़ से निकलवा लेगा अगर ये इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेगा। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है जी कि सेल डिस्काउंट रिपोर्ट पर्पस क्या है। ठीक है जी, प्रोडक्शन रूटीन पीरियोडिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट। ठीक है जी, ऑडियंस जो है वो सेल्स मैनेजर, कॉन्टेक्स्ट ये आप खुद पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो इसके अंदर नंबर 2 पे है जी कि वो कह रहा है एम्प्लॉय वेलबींग रिपोर्ट। ठीक है जी, तो एम्प्लॉय वेलबींग रिपोर्ट का मतलब है कि इससे पर्पज़ ये गुडविल कंपनी की जो होती है, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ यानी कि इंपॉर्टेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो रेगुलर उनके काम करने वाले अच्छे लोग हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है नॉर्मल में, और इसमें कोई समझाने वाला भी नहीं है। ठीक है जी, वो वैसे एक एग्जांपल देके बता रहा है कि अगर इस चीज़ की आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, सेल डिस्काउंट रिपोर्ट, ठीक है जी, तो उसका मकसद क्या होगा, यानी कि रूटीन पीरियोडिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट हो। ठीक है जी, और उसके बाद ऑडियंस कौन होगा, सेल्स मैनेजर होगा। ठीक है जी, उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो सीजनल प्रमोशन होगी, पर्टिकुलर एक ख़ास एरियाज़ के अंदर, यानी कि डिस्काउंट लगा दो भाई ताकि ज़्यादा सेल हो। उसके बाद आप देखेंगे एम्प्लॉय वेलबींग रिपोर्ट, यानी कि एम्प्लॉयज़ की बेहतरी के लिए रिपोर्ट है। एक तो इससे गुडविल होती है कि यार वो लोग एम्प्लॉयज़ की केयर करते हैं। नंबर 2 है कि ऑडियंस कौन से होंगे, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। ठीक है जी, मतलब इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, यानी कि ये हर एम्प्लॉय को एक प्रॉपर केयर दी जाती है यहाँ पे। तो इसमें एचआर इंटरवेंशन टू अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। ठीक है जी, यानी कि एचआर जो है ना वो इंटरवीन करता है, मुदाखलत करता है, ताकि वो एम्प्लॉय से पूछ सके हाँ भाई कोई मसला तो नहीं है, आपको सैलरीज़ ये वो टाइम पे मिल रही हैं। तो इस तरीके से ये है। उसके बाद आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेशन आपने वैसे देखा था पहले चैप्टर्स के अंदर भी। ठीक है जी, कि आपके जहन में जो ख्यालात का, जो प्लान्स की दुनिया का एक गुबार जो है वो ये तूफ़ान बरपा होता है। ठीक है जी, आइडिया जनरेशन, जनरेट आइडियाज़ एंड कंटेंट टू बी इंक्लूडेड in the report that fulfills the purpose through brainstorming and prioritizing data। ठीक है जी, वो कहता है कि आपके जहन में हाँ लेट से अगर आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप अपने जो जो आइडियाज़ देंगे, ठीक है जी, तो वो बता फुलफिल्स द पर्पस थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है जी, अगर आप अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, ठीक है जी, रिपोर्ट के अंदर लेट से एक मिसाल ले लेते हैं, ई कंपनी जो है ना उसने राइज़ को रिपोर्ट लिखनी है कंसल्टेंसी के हवाले से। ठीक है जी, तो अब जनाबे वाला अगर ये अपने आइडियाज़ देना चाहते हैं तो रिपोर्ट के अंदर ये शामिल कर देंगे, जो रिपोर्ट ये राइज़ को भेज रहे हैं। ठीक है जी, थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि उनके जहन में जो ख्यालात आ रहे होंगे, और प्रायोरिटाइजिंग डाटा। ठीक है जी, यानी कि वो समझेंगे ई कंपनी वाले कि जो ख्यालात या जो प्लान ज़्यादा बेहतर हैं वो रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड कर देंगे। उससे ये होगा कि आपका जो काम है, आपने कंसल्टेंसी आइडियाज़ दिए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। ड्राइव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बाय समराइजिंग मेन पॉइंट्स एंड एविडेंसेस टू सपोर्ट क्लेम्स। अच्छा ये है कि आपके जहन में लेट से 100 आइडियाज़ आए, तो आपने उसमें से ये नहीं करना कि 100 के 100 उठा के रिपोर्ट के अंदर डाल दें। आपने जो आप देखेंगे कि जिनकी कोई लॉजिक बनती है, जिनके बिहाइंड पे कोई रीज़न बनती है, यानी कि ये काम करना चाहिए, कोई दलाइल हैं आपके पास उसको प्रूव करने के लिए, वो वाली में चीज़ें आप उनमें से एज अ समरी निकाल लें। For example, there are many sources that can be used for researching the report. These include primary sources। ठीक है जी, रिसर्चिंग द रिपोर्ट, वो कहता है जी कि बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं रिसर्च के लिए। प्राइमरी सोर्सेज कुलीग्स, ठीक है जी, पर्टिकुलरली दोज विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि जिनको उस काम का तजर्बा, उनसे आप पूछ सकते हो कि यार ये किस तरीके से मज़ीद अच्छा हो सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग्स, यानी कि वही दिमाग में जब अकेले आप बैठे होते हैं तो बहुत सारे ख्याल। सेकेंडरी सोर्सेज इंटरनेट है, अदर रिपोर्ट्स, इसको पढ़ लीजिएगा जनाब, नथिंग इज़ टू मच डिफ़िकल्ट इन इट। अच्छा जनाबे वाला, उसके बाद ऑर्गेनाइज कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन मींस गिविंग रिपोर्ट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज का मतलब वैसे भी आपको पहले भी समझाया हुआ है कि भाई एक तरतीब में, एक अच्छे तरीके से लिखना, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के अंदर आपने लिखना होता है।
बेतरतीब बेधरंगा नहीं लिखना। गिविंग रिपोर्ट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द रिपोर्ट, यानी कि वही फॉर्मेट की बात कर रहा है, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपने लिखना है, यानी कि जो स्टार्ट में चीज़ लिखने की वो स्टार्ट में, जो एंडिंग में एंडिंग में। द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट डिस्क्राइब्स द पैटर्न इन विच द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। पैटर्न वही फॉर्मेट वही बात आ गई। द स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल बिकॉज द रीडर विल यूज इट टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन इन इट एंटेल्स। ठीक है जी। फॉर्मेट का मकसद ये होता है कि सबसे पहले लेट से एक आपको मज़े की बात बताऊं, आपने एफएससी के पेपर दिए होंगे, जब पेपर आपके सामने आता है तो आप दस्ती देखते हो कि भाई शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी, और शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखते हो अच्छा ये ABC सेक्शन है, उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाते हो, ठीक है जी, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 5, तो वो एक पैटर्न देखने से आपके जहन में एक आइडिया बैठ जाता है सबसे पहले, क्या आया कि जिस पैटर्न के मुताबिक हमने तैयारी करके आए हैं, क्या उसी पैटर्न पे जो है ये इन्होंने, कि जो जिस पैटर्न पे हम तैयारी करके आया हैं आया कि उसी पैटर्न पे जो है वो पेपर आया है या नहीं आया। उसके बाद वो आप इस वजह से देखते हैं पेपर को, पैटर्न के मुताबिक आया है कि नहीं आया, आया कि हम नहीं तो फिर अपने दिमाग को उस तरीके से तैयार कर सकें। ज़ाहिर सी बात है छोड़ के तो नहीं आना होता, लेकिन अपने माइंड को मेंटली तौर पे ताकि उस तरीके से हम अरेंज कर सकें। उसके बाद इन मैनी केसेस रीडर्स विल नॉट लुक एट ऑल द डिटेल्स मेंशन्ड इन अ रिपोर्ट बट रादर दे वुड रीड द हेडिंग्स एंड डिप इनटू जस्ट दोज एरियाज वेयर दे नीड। अच्छा, नंबर 2 बात है कि लेट से अब सानिया मरी, ठीक है, सानिया मरी एक मैं जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ ताकि, क्योंकि करंटली है और जल्दी समझ आ जाती है। तो वो होता है बाज़-औक़ात वो कहता है जी कि जो रीडर होता है ना वो रिपोर्ट के अंदर इन डेप्थ नहीं जाता, ठीक है, वो जब हेडिंग्स को देखता है ना, अच्छा वो देखता है कि अब आपने देखा कि वो काजेज़ वाली हेडिंग है तो आप उसके अंदर चले जाते हो डायरेक्ट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ब्ला ब्ला को छोड़ के। सबसे पहले आप काजेज़ पढ़ते हो, लेट्स से कि व्हाट वर द काजेज़ ऑफ मरी इंसिडेंट, ठीक हो गया जी। तो यानी कि मरी हादसे की वजूहात क्या थी, तो ये है जनाबे वाला कि वो कहता है कि बाज़-औक़ात ये होता है कि वो बाकी चीज़ों को छोड़ के तो करता क्या है कि वो मेन हेडिंग जिसमें वो समझता है कि ये मेरे कंसर्न है उन एरियाज़ के अंदर वो चला जाता है। उसके बाद जिनकी उसे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है उन एरियाज़ के अंदर चला जाता है। Furthermore, in communicating the information, providing similar content within a group is recommended. Within a similar content within a group का मतलब जैसे कि हमने कभी वो माजरत हमने पढ़ा था, यानी कि ये अब्बा जी, ठीक है, तो इधर सारे एक ही, यानी कि ये सारे बहन भाइयों के नाम, यानी कि अब्बा जी की ही औलाद के नाम, इधर ताया अब्बा, ठीक है जी, तो इधर आपके सारे कज़न्स के नाम। तो ये क्या है कि सिमिलर ग्रुप के अंदर सिमिलर इन्फॉर्मेशन, ये भी इस तरीके से ही है। अगर ये हो कि ये कुछ कज़न इधर और ये इधर, तो ये सिमिलर ग्रुप कंटेंट नहीं बनेगा। It is to ensure that your reader understands the links between the groups of ideas and then understanding how the information flows. वो कह रहा है कि अगले बंदे को ये समझ आ रही हो कि इसने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है और क्या इसने सही रखी है, क्या कोई ऐसा लिंक भी बन रहा है इन चीज़ों का आपस में या नहीं बन रहा है। ये तो नहीं है कि इसने जो चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर रखनी थी वो कंक्लूजन में रखी हुई है, जो कंक्लूजन में रखनी थी वो सजेशंस के अंदर रखी हुई है। तो उससे जो है ना उस बंदे का फिर दिमाग जो है ना वो आपकी रिपोर्ट से दूर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जनाब देख लेते हैं, रिमेंबर दैट, यहाँ पे हूँ जी मैं, रिमेंबर दैट द रीडर विल नॉट हैव एक्सपीरियंस्ड द सेम रिसर्च एंड ग्रुपिंग थॉट process that as an author might have and will therefore not be as familiar with the report content as the author। ठीक है, ये याद रखें, वो कहता है कि जो रीडर है ना वो हो सकता है वो कभी ऐसी रिसर्च या रिपोर्ट उसने ना लिखी हो या ना पहले पढ़ी हो, तो मतलब कहने का उसका ये है कि आप ऑथर हैं, आपने ये कंसीडर नहीं करना कि अगले को हर चीज़ आती है। अगर एक टीचर, मिसाल देता हूँ, अगर एक टीचर जो हैं वो ये कहें कि जी ये जो बच्चे सामने बैठे हैं इनको हर चीज़ आती है, ठीक है जी, और वो स्पीडली जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझाते जाएं, तो जाहिर सी बात है जो मेरे जैसे नालायक बच्चे बैठे होंगे उनके तो चीज़ें सर के ऊपर से गुजर रही होंगी। ठीक है, अगर टीचर बच्चों के लेवल पे आके चीज़ को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर ही बच्चों के जहन में वो कॉन्सेप्ट बैठेगा और अच्छे तरीके से उनको समझ आएगा। तो यहाँ पे भी वो यही चीज़ समझाना चाहता है कि भाईजान एज ऑथर ये चीज़ याद रखना कि हो सकता है उसने कभी पहले ऐसी रिपोर्ट ना देखी हो या ना लिखी हो, तो आपने इस तरीके से रिपोर्ट लिखनी है कि अगले बंदे को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद जनाब देखते हैं, देयर फोर
Therefore, never assume that the reader knows the links within the report or group of ideas. Explain all the relevant concept clearly that together build the full picture. ठीक है जी, वो हाँ वही मैंने जो ऊपर बात की है कि भाई आपने रिपोर्ट इस तरीके से लिखनी है, पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ लिखनी है। ठीक है, ऐसे लिंक्स उसके अंदर बनाने हैं ताकि अगले को एक मुकम्मल पिक्चर नज़र आ रही हो। अप्रोप्रिएट ऑर्डरिंग फॉर प्रेजेंटेशन इन द रिपोर्ट कुड बी बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग रैंकिंग, आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, जैसा कि आपने देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी, डिसेंडिंग और असेंडिंग इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है जी, अहमियत के लिहाज से या तो आप ये करेंगे, डिसेंडिंग में ये होता है कि लेट से कि आपको ऊपर चैप्टर नंबर 1 में ही मैं ले चलता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है जी, दिस हैज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग द प्राइमरी मैसेज आउट एंड ग्रैबिंग द रिसीव, यानी कि अब काम की बात जो है ना वो डिसेंडिंग के अंदर सबसे पहले बता देते हैं और बाकी जो आए बाएँ शाएँ हैं वो आप बाद में करते हैं, ताकि सबसे पहले काम की बात। और जो असेंडिंग होता है ना, इसमें आप पहले उसे कहानियाँ सुनाते हो और काम की बात जो होती है ना वो सबसे एंड पे होती है। डिसेंडिंग काम की बात सबसे पहले, ठीक है जी, असेंडिंग जो है ना वो काम की बात सबसे एंड पे। उसके बाद है जी स्पेशल ऑर्डर द ग्रुप्स एज यू वुड विजुअलाइज दैम बीइंग क्रिएटेड इनटू अ डायग्राम ऑफ चार्ट। ठीक है जी, ऑर्डर द, ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब देना। ऑर्डर द ग्रुप्स, ठीक है जी, ग्रुप को इस तरीके से तरतीब दें एज यू वुड विजुअलाइज दैम, जैसा कि आप उनको देखते हो कि ये एक डायग्राम यानी कि फुल पिक्चर इजीली अगले बंदे के सामने आ जाए। क्रोनोलॉजिकल वही तरतीब होता है कि टाइम के लिहाज से आप रखना चाहते हो या उस सीक्वेंस से आप प्लेस करना चाहते हो जिस तरतीब में वो वाक़े हुए हैं। ठीक है जी, यानी कि कोई वाक़या जिस तरतीब में हुआ है या टाइम के लिहाज से या उस तरीके से आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, स्टेप्स इन अ प्रोसेस, यानी कि ये क्रोनोलॉजी भी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। आर्गूमेंट जो है ना, द ऑर्डर बिल्ड्स द आर्गूमेंट विद लॉजिकल फ्लो बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स कल्मिनेटिंग इन द कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। आर्गूमेंट वही दलाइल, दलाइल वो कह रहे हैं इस तरीके से रखें कि वो एक फ़्लो बने एक बात से, यानी कि ये नहीं है कि एक के बाद आप 10वीं बात का फ़्लो रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से फ़्लो चल रहा हो आपका। प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम द ऑर्डर वेयर इश्यूज एंड चैलेंजेस आर डिस्कस टुगेदर विद पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तरतीब इस तरीके से होनी चाहिए, इश्यूज चैलेंजेस और फिर सोल्यूशन की तरफ जाएं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच वेयर की आइडियाज़, यानी कि आप देख लें कि जिस तरीके से आप समझते हैं कि अगले बंदे को बात अच्छी तरीके से समझ आएगी उस तरीके से रखें। आया कि बॉटम अप का मतलब है कि बॉटम अप का मतलब है कि काम की बात पहले और बाकी चीज़ें बाद में, या टॉप डाउन का मतलब भी आप यही लगा लें कि पहले फजूल बातें बाद में एंड पे जाके काम की बात। ठीक है जी, एग्जांपल उन्होंने आपको दे दी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको आप इंशाल्लाह खुद पढ़ेंगे तो आसान है। उसके बाद आउटलाइन, आउटलाइन भी जनाब आपने देख ली। सबसे पहले ये देखें जिस तरीके से ये हेडिंग है, ठीक है, हाँ ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं जनाब, इसको आप देख लें। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉइंटर्स टू बी इंक्लूडेड रिपोर्ट, लिस्ट बनाए उनकी, रिव्यू एंड अपडेट लिस्ट, या आपने पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़े हुए। हेडिंग, फिर उसके अंदर पॉइंट्स, फिर दूसरे नंबर पे स्कोप और उसके अंदर सब पॉइंट्स। ठीक है जी, तो ऐड विजुअल्स एंड ग्राफिक्स। ठीक है जी, विजुअल्स एंड ग्राफिक्स जो होते हैं जनाबे वाला वो यही हैं, आप कह सकते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट को ज़्यादा अफेक्टिव बनाने के लिए, आप अपनी रिपोर्ट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कोई चार्ट्स या रिपोर्ट वगैरह ग्राफ्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, बिजनेस रिपोर्ट्स वुड आल्सो इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग वेयर डायग्राम्स टेबल्स एंड इलस्ट्रेशंस आर नीडेड। ठीक है जी, टेबल्स यानी कि स्टैटिक्स का कोई डाटा आप टेबल की फॉर्म में दे रहे हैं। अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ रिक्वायर्ड ग्राफिक्स विल ऐड वैल्यू टू द रिपोर्ट। ग्राफिक्स है, आप कोई प्रेजेंटेशन बता रहे हैं लेट से कि ये जो है ना ये कोरोना की सूरत हाल है। ठीक है जी, तो ये जिस तरीके से कि ये ठीक है जी, ये एक लेट से आप एक ग्राफ दे रहे हो ताकि ये कोरोना का लेट से ग्राफ है
तो कोरोना नंबर्स यानी कि क्या परसेंटेज चल रही है, क्या शरह चल रही है। तो ये ग्राफ अगर ऐड कर देंगे रिपोर्ट के अंदर तो पता चल जाएगा देखने वाले को कि हाँ भाई इस टाइम ये कोरोना टॉप पे गया, फिर ये बिल्कुल डाउन आ गया, तो फिर ये टॉप फलां फलां मंथ में, लेट से ये मार्च में, लेट से ये दिसंबर में जब भी पेपर पास होंगे या लॉन्ग मार्च होंगे तब। हाँ जी ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। विच अदरवाइज कल्चर द प्रेजेंट। अच्छा जी उसके बाद आपने ये चीज़ें देखनी है, यूज़ अप्रोप्रिएट लेबलिंग। ठीक है जी, लेबलिंग का मतलब यही होता है कि फॉर्मेट का मुकम्मल ख्याल रखना है। प्लेस एट द डायरेक्ट स्पॉट और डिस्क्रिप्शन, सही जगह पे जो बात करनी है वहाँ पे करें। ग्राफिक्स वगैरह, उसके बाद प्रेजेंट क्लियर एंड कंसाइज डाटा। ठीक, कंसाइज का मतलब होता है मुख्तसर और क्लियर का मतलब है एम्बिगुइटी ना हो, चीज़ अगले को सही समझ में आ रही हो। यूज़ सिंपल कलर स्टाइल। अच्छा ग्राफ वगैरह के लिए वो ये होता है कि वो मुख्तलिफ कलर्स में आपने देखे होंगे ग्राफ से। ऐड वैल्यू विद अ सिलेक्टेड ग्राफिक्स rather दैन द रिपीट व्हाट इज़ ऑलरेडी देयर। एक ही बार एक ग्राफ को यूज़ करना है। ये है जनाब आपका चैप्टर नंबर 3 एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।